हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस सफलता। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार आईएएस सफलता में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्लास 9। आज हम कंटिन्यू करते हुए पहुंच चुके हैं फंडामेंटल राइट पर, और फंडामेंटल राइट जो कि आप सभी जानते हैं आर्टिकल 12 से 35। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप यू आर बीइंग इन गुड इन हेल्थ एंड स्पिरिट। तो इस नए साल में जो आप सोच रखे हैं, आप उसके लिए जी जान लगाकर पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे। जो आपने लक्ष्य डिसाइड किया है, आप उस पर काम करेंगे और उस लक्ष्य को हासिल करने के नज़दीक जाएंगे। तो मेरी आप सभी से यही कामना रहेगी कि आप सभी ने जो सोचा है अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, तो आप प्लीज़ उससे पीछे नहीं हटना है। आप सभी को बस अपना कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है। बाकी जो होगा प्रभु की इच्छा के अनुसार होगा। आप अपने लिए, अपने भविष्य के लिए जी जान लगा दीजिए। ये नया साल आपके लिए बहुत सुनहरा मौका लेकर के आया है। इसमें आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसीज मिली हैं आप सभी को। तो आई होप कि इस साल में लाखों परिवार इस इस मतलब लाखों परिवार इस चीज की खुशियां मनाएंगे कि उनके घर में से किसी का सिलेक्शन हुआ। तो अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक खुशी का मौका बनना चाहते हैं, खुशी का हिस्सा बनना चाहते हैं, खुशी का कारण बनना चाहते हैं, तो प्लीज अपने जो फोकस है, अपना जो गोल है, उस पर फोकस करके पढ़ते रहिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम। थैंक यू। तो हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, उसके बाद में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा, उसके बाद में हमने प्रियम्बल देखा, उसके बाद में हमने आर्टिकल 1 से 4 यानी कि यूनियन टेरिटरी के बारे में देखा, उसके बाद में हमने आर्टिकल 5 से 11 यानी कि सिटीजनशिप के बारे में देखा। तो कंटिन्यू सीरीज को चलाते हुए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आई होप के आप पीछे की वीडियो देखकर आए होंगे। अगर आप पीछे की वीडियो देखकर नहीं आए हैं तो आप प्लीज जाके एक बार पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अब ये थोड़ा एडवांस पार्ट चलेगा। तो यहाँ पे हम बेसिक की चर्चा नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट से, यानी कि मूल अधिकार। ठीक है ना। मूल अधिकार, किसी भी व्यक्ति के क्या मूल अधिकार होते हैं, यानी कि मूल अधिकार का मतलब है कि जो अधिकार किसी को जन्म होते ही मिल जाए। ठीक है ना। मान लो कोई व्यक्ति या कोई सिटीजन, भारत का नागरिक भारत में पैदा हुआ, तो मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो उसको जन्म से ही मिल जाते हैं। ठीक है ना। जैसे वोटिंग राइट है, क्या वो जन्म से मिलता है? नहीं। तो वो मूल अधिकार है? नहीं है। वोटिंग करना मूल अधिकार नहीं है, लेकिन जो मूल अधिकार है वो आपको जन्म से ही मिल जाते हैं, जिनकी हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 12 से 35 में, जो कि हमारे संविधान के पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में मिलेंगे। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में। ठीक है ना। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो पार्ट 3 है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है ना। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो पार्ट 3 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए, इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट जो सिटीजन्स को दिए हैं, जो पर्सन्स को दिए हैं, उनको मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसको मैंने बोल दिया ये मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार की गारंटी कौन लेता है? तो गारंटी कौन लेता है? यहाँ पर आता है गारंटर, संविधान। ठीक है ना। मूल अधिकार की गारंटी कौन लेता है? संविधान। और इनकी रक्षा कौन करता है? मूल अधिकार की रक्षा कौन करता है? तो ये करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। फंडामेंटल राइट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जब संविधान ने इन अधिकारों की बात की है तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, यानी कि निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। जब हम आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो फंडामेंटल जो राइट है वो क्यों है? यानी कि लोगों को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का पार्ट बनाने के लिए। देखो, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस के लिए हमारे पास डीपीएसपी है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पॉलिटिकल जस्टिस भी तो देनी है लोगों को, पॉलिटिकली उनका कोई शोषण ना हो, उसके लिए फंडामेंटल राइट बनाए गए। तो फंडामेंटल राइट क्या करेंगे? ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट है दे ऑपरेट एज लिमिटेशन ऑन द टिरैनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। तो फंडामेंटल राइट गारंटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो इनको क्या है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं या हमारे जो लेजिस्लेचर है वो अपनी मनमानी ना करे, उन पर लिमिट लगाता है। तो इस वजह से फंडामेंटल को नेगेटिव कैरेक्टर का बोला जाता है। फंडामेंटल क्या है? नेगेटिव कैरेक्टर। कैरेक्टर में दिखने में नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये सरकार को रोक लगाता है, सरकार पर रोक लगाता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पर क्या करता है? रोक लगाता है कि आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे लोगों के अधिकार हनन हो। ये तो उस तरीके से इसको बोलते हैं नेगेटिव इन कैरेक्टर। ठीक है। और ये जो फंडामेंटल राइट आर नेम्ड सो बिकॉज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इसलिए भी बोला जाता है फंडामेंटल क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी गारंटी ले लिया है। विच इज द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि लॉ ऑफ द लैंड कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ द लैंड है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट की गारंटी लेता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फीचर्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार के क्या क्या फीचर्स हैं? मूल अधिकार के क्या क्या फीचर्स हैं? फंडामेंटल राइट के क्या क्या फीचर्स हैं? तो नंबर एक, पहला बात करेंगे, सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, यानी कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो भारत में रहने वाले सभी पर्सन्स को अवेलेबल है। यानी कि कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सभी को अवेलेबल है, लेकिन सारे राइट सबको अवेलेबल हैं? नो। तो कुछ ऐसे राइट हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं सिर्फ उनके लिए अवेलेबल हैं। तो वो कौन से होंगे? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। तो ये आपको याद रखना, कभी कभी पूछ सकता है कि 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे संविधान के अनुच्छेद हैं, मूल अधिकार के अनुच्छेद हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। नेक्स्ट है दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि परमानेंट नहीं है। मतलब ये है कि मान लो किसी को बोलने का अधिकार है, किसी को बोलने का अधिकार है, तो क्या वो उसका अधिकार छीना नहीं जा सकता? बिल्कुल छीना जा सकता है। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, जैसे आर्टिकल 19 में हमारे पास 6 अधिकार दिए हैं, पहले 7 थे अब 6 हैं। तो 6 अधिकार के साथ साथ उन पर रिस्ट्रिक्शन भी दी गई है कि अगर 6 अधिकार में से अगर गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो वो किस किस बेस पर लगा सकती है। नंबर 3, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट, यानी कि जो सरकार की या राज्य की या स्टेट की जो भी मनमानी है उसके अगेंस्ट में मनमानी करके राज्य कुछ नहीं कर सकता। चाहे आर्टिकल 20 देख लो, चाहे आर्टिकल 22 देख लो, तो ये सभी सरकार पर क्या लगाते हैं? रोक लगाते हैं। आर्टिकल 19 देख लो। However, some of them are also available against the action of private individual, यानी कि कुछ जो अधिकार है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स पर भी लागू होते हैं। ठीक है ना। नंबर 4, सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, मैंने बोला ना अभी बताया कि फंडामेंटल राइट नेगेटिव इन कैरेक्टर, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी है, लेकिन जो ओवरऑल फीचर है वो फंडामेंटल राइट का नेगेटिव है क्योंकि ये सरकार पर रोक लगाता है। ठीक है ना। दे आर जस्टिसेबल, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो उसको न्याय मिलेगा, जस्टिसेबल है। डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। तो इसको डिफेंड कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, यानी कि जो फंडामेंटल राइट है वो सैक्रोसेंट नहीं है या परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इनको परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को परिवर्तित किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। तो जब देश में नेशनल इमरजेंसी हो या राष्ट्रीय आपात हो, राष्ट्रीय आपात की बात करें तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं वो क्या होते हैं? सस्पेंड कर दिए जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 359 के तहत प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये अधिकार आपके
सस्पेंड किए जा रहे हैं। तो आर्टिकल 20 और 21 को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप कर सकते हो मूल अधिकारों को सस्पेंड, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को नहीं छीन सकते, चाहे देश में इमरजेंसी हो चाहे कुछ भी हो। आर्टिकल 20 और 21 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों की लाइफ के लिए। यानी कि 21 आर्टिकल छीन लिया तो इसका मतलब आप किसी की भी लाइफ छीन सकते हो नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आर्टिकल 20 और 21 को छीना नहीं जाएगा, उनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल से शुरू करेंगे। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब है कि कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटर ऑर्गन हो, या स्टेट का हो, लोकल अथॉरिटी हो, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, या फिर कोई कंपनी हो जैसे ओएनजीसी है, सेल है, गेल है, रेल है, एलआईसी है। तो जितनी भी अथॉरिटी है, तो सिंपल समझो कि जो जिस अथॉरिटी के पास कोई भी अथॉरिटी अपने लिए नियम बना सकती है, रूल और रेगुलेशन बना सकती है, रूल रेगुलेशन बना सकती है, तो वो एक अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। और वो क्या होती है, वो स्टेट की डेफिनेशन में आती है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि ऑल द ऑर्गेनाइजेशन और ऑल द अथॉरिटी शुड बी गवर्नमेंट, सम प्राइवेट अथॉरिटी कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। यह है आर्टिकल 13, यानी कि ऑल द लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। यानी कि इसका मतलब समझो कि कोई भी कानून, कोई भी लॉ, कोई भी लॉ या कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट से निगेट करता है, फंडामेंटल राइट के अपोजिट जाता है, तो उसको क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, खत्म कर देगा, वॉइड कर देगा, जीरो कर देगा, शून्य कर देगा। ठीक है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो अब लॉ की डेफिनेशन में क्या आएगा, ये बोला ना कि कोई भी लॉ होगा, कोई भी कानून होगा, अगर वो फंडामेंटल राइट को निगेट करेगा, अपोजिट में जाएगा फंडामेंटल राइट के, या फंडामेंटल राइट को निगेटिव कैरेक्टर में जाएगा, या तो उसको क्या है कि शून्य कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि वॉइड कर दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा। टर्म लॉ क्या है, अब ये लॉ की डेफिनेशन देखने, या तो कोई भी लॉ पार्लियामेंट बनाए, या कोई स्टेट लेजिस्लेचर बनाए, या कोई टेम्परेरी लॉ लाइक ऑर्डिनेंस हो जो प्रेसिडेंट या गवर्नर इशू करते हैं, या कोई स्टैच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है ना, या कोई रूल हो, कोई रेगुलेशन हो, कोई नोटिफिकेशन हो, या कोई ऑर्डर हो, या नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स भी हो सकते हैं, जैसे कोई कस्टम हो। ठीक है ना, तो जो कोई भी रूल रेगुलेशन ऑर्डिनेंस और पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के जो लॉ होते हैं, वो सभी लॉ की डेफिनेशन में आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि टर्म लॉ के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी रिव्यू किया जाएगा आर्टिकल 13 के तहत। ठीक है ना, तो आर्टिकल 13 क्या है कि ऑल द लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइट टू इक्वलिटी। अब आते हैं राइट टू इक्वलिटी की, यानी कि समानता के अधिकार, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, समता का अधिकार। तो ये आता है हमारा आर्टिकल 14 से 18 में। ठीक है ना, तो नंबर 1 आर्टिकल 14 से चलेंगे। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसका मतलब है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि जो स्टेट है वो किसी पर्सन को इक्वलिटी बिफोर लॉ डिनाई नहीं कर सकती, या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ब्रिटिश ओरिजिन। ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो कहाँ से है, ये ब्रिटिश ओरिजिन से है। कहाँ से है, ब्रिटिश ओरिजिन से है। ठीक है, ब्रिटिश ओरिजिन से है। वाइल द कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है ना,
इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से है। जो पहला वाला है यानी कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है, और ये जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो अब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट का ही एक एलिमेंट है, जो कि एवी डायसी ने दिया था। यानी कि रूल ऑफ लॉ किसने दिया था? ब्रिटिश के हैं ये एवी डायसी, उन्होंने दिया था। और इक्वलिटी बिफोर लॉ को उसी का एलिमेंट माना जाता है, उसी का पार्ट माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि रूल ऑफ लॉ जो कि आर्टिकल 14 में है, हमारे यहाँ आर्टिकल 14 में है, जो बेसिक फीचर्स, ठीक है ना, बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय एन अमेंडमेंट। यानी कि बेसिक फीचर्स आ गया, अब इसको रूल ऑफ लॉ को बेसिक फीचर्स बोला गया, बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको क्या नहीं किया जाएगा? इसका अमेंडमेंट होगा? अमेंडमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, बाय मीन्स ऑफ एनीथिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी इक्वलिटी बिफोर लॉ में भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि प्रेसिडेंट गवर्नर एंजॉय फुल इम्यूनिटी। आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट और गवर्नर को फुल इम्यूनिटी दी गई है। क्या क्या इम्यूनिटी है? कि वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे, उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी। अगर वो अपने ऑफिस में है तो उनके खिलाफ कोई भी प्रोसेस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन और इम्प्रिजमेंट नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई भी सिविल प्रोसीडिंग नहीं होगी। ठीक है। और आर्टिकल 361 ए बोलता है नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर और बाई रेडियो टेलीविजन ऑफ ए सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इसका मतलब है कि जो हमारा आर्टिकल 361 है वो बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर में, रेडियो पर या टेलीविजन पर, स्टेट लेजिस्लेचर हो या पार्लियामेंट हो, तो अगर उनकी कोई ट्रू रिपोर्ट है, अगर उस प्रोसीडिंग के ट्रू रिपोर्ट को अपने या तो न्यूज़पेपर में छापता है या टीवी पर दिखाता है, रेडियो पर बोलता है, तो उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग नहीं होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन क्या क्या है और आगे देखते हैं। नंबर 3 आर्टिकल 105, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो किसी भी प्रोसीडिंग के लिए लायबल नहीं होंगे किसी भी कोर्ट में, एनीथिंग सेड और एनीथिंग वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट। यानी कि कोई एमपी या कोई एमएलए, यहाँ आर्टिकल 105 में एमपी की बात होती है, कोई भी एमपी अगर पार्लियामेंट में कोई भी वोट करता है या कोई भी वर्ड बोलता है, कोई भी वोट करे या कोई भी वर्ड बोले, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा कि वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में जाके प्रोसीडिंग हो उसकी। ठीक है ना। आर्टिकल 194 सेम एमएलए के लिए है, एमपी के लिए 105 है और एमएलए के लिए 194 है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आर्टिकल 31 का सी, इट प्रोवाइड द लॉ मेड बाय द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ आर्टिकल 39 बी। यानी कि आर्टिकल 39 बी हो या आर्टिकल 39 सी हो, को इम्प्लीमेंट करने के लिए 39 के बी को और 39 के सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार कोई रूल रेगुलेशन या लॉ बनाती है, कोई भी रूल रेगुलेशन या लॉ बनाती है, अगर वो रूल रेगुलेशन आर्टिकल 14 के, ठीक है ना, कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दे आर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल, अगर वो रूल आर्टिकल 14 को वायलेट करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि जब भी आर्टिकल 31 सी आएगा तो 14 आर्टिकल 14 बाहर हो जाएगा। 31 सी में यही बोला गया, आर्टिकल 31 सी यही बोलता है कि 39 बी और 39 सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई भी सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी लॉ बनाती है या कोई भी रेगुलेशन रूल जारी करती है और वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है तो आर्टिकल 14 का वायलेशन माना जाएगा, लेकिन ये है कि उस रूल या उस लॉ को वॉइड नहीं किया जाएगा। अब
नंबर 6 लास्ट देखते हैं, द फॉरेन सोवरेन एम्बेसडर, यानी कि जो फॉरेन डिप्लोमेट एम्बेसडर और जो रहते हैं, या यूएनओ की एजेंसी है, या विदेशी जो भी लोग यहाँ रहते हैं ऑफिशियल, तो उनके खिलाफ भी कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी, उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाएगी। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, यानी कि अब हम पहुंच गए आर्टिकल 15 पर। आर्टिकल 15 पर, आर्टिकल 15 क्या बोलता है? स्टेट shall not discriminate against any citizen on the ground only, इस वर्ड को याद रखना, ओनली। तो ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस बर्थ, इन 5 के अलावा अगर और किसी भी मैटर पर स्टेट चाहे या गवर्नमेंट चाहे तो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, लेकिन इनके इन 5 चीज के बेहाफ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो जहाँ भी अधिकार है वहाँ अपवाद जरूर है। तो यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है? तो स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए बनाना चाहे तो वो बना सकती है, यानी कि उनको उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, यानी कि एससी के लिए, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन जो दिया गया है वो आर्टिकल 15 में खुद बोला गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टेट इज एम्पावर टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ईडब्ल्यूएस, यानी कि जो एससी को रिजर्वेशन है, ओबीसी को रिजर्वेशन है, वुमेन्स को रिजर्वेशन है, एसटी को रिजर्वेशन है और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन है, वो आर्टिकल 15 और 16 में खुद बोला गया, ठीक है ना। एक्सेप्शन दिए गए हैं या ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16, ठीक है। तो आर्टिकल 16 प्रोवाइड फॉर द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन, यानी कि सबको समान अधिकार देता है, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, यानी कि सरकार के अंडर कोई भी स्टेट हो सकता है। इसमें भी कौन कौन से ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन ना करने की बात की है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। अब उसमें था प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे एक वर्ड और शामिल होगा, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ साथ रेजिडेंस भी शामिल है, ठीक है ना। तो रेजिडेंस को एज ए कंडीशन नहीं बना सकते, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, जहाँ अधिकार है वहाँ एक्सेप्शन है। तो पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो रेजिडेंट को एज ए कंडीशन प्रेस्क्राइब कर सकती है, कुछ एम्प्लॉयमेंट में, सभी में नहीं करेगी, कुछ में कर सकती है। द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट इन द स्टेट सर्विसेज, यानी कि कोई भी बैकवर्ड क्लास है, अगर उसका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में नहीं है, यानी कि सर्विसेज में नहीं है, तो क्या कर सकती है? स्टेट उस क्लास के लिए रिजर्वेशन तय कर सकती है। A law can provide that the incumbent of an office related to religious or denominational institution or a member of its governing body should belong to the particular religion or denomination। तो मतलब ये है कि कुछ लॉ बनाए जा सकते हैं जहां पर रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात करें, यानी कि मान लो कोई हिंदू टेम्पल है और हिंदू टेम्पल के साथ साथ वहां पर हिंदू धर्म की पढ़ाई होती है, हिंदू धर्म की स्टडी भी होती है, तो उस कंडीशन में क्या है कि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है कि जो वहां पे जो टीचर वगैरह होंगे या जो अथॉरिटी होगी वो सिर्फ हिंदू की होगी, यानी कि वहां मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सारे लोग नहीं होंगे, तो उस जगह पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। द स्टेट इज परमिटेड टू मेक, नेक्स्ट है, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 10% ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ ईडब्ल्यूएस, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन की बात की है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि हम आ गए अब आर्टिकल 17 पर।
आर्टिकल 17 क्या बोलता है? आर्टिकल 17 अबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, यानी कि किसी भी फॉर्म में आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कहेंगे, नहीं करेंगे। द द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अगर कोई भी अनटचेबिलिटी का केस आता है तो वो जैसा कि लॉ में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग पनिशेबल होगा, जैसा कि लॉ में बताया गया है। अब लॉ के लिए बोल दिया गया तो लॉ के लिए क्या हुआ, एक अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट लेके आए 1955 में, जो कि अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो केस थे उनको उनके लिए उसमें प्रावधान थे। तो 1976 में क्या किया, जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 था उसको अमेंड करके और रिनेम कर दिया उसका एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ठीक है ना। तो अनटचेबिलिटी एक्ट उस तरीके से अच्छा नहीं लगता था, तो अब क्या कर दिया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 कर दिया, टू enlarge द स्कोप एंड मेक पेनल प्रोविजन मोर स्ट्रिंजेंट, यानी कि अब जो प्रोविजन थे वो ज्यादा हार्ड कर दिए गए। नेक्स्ट, द टर्म अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। इन द पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट केस 1982, यानी कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू टेक नेसेसरी एक्शन टू इंश्योर दैट दिस राइट इज नॉट वायलेटेड, यानी कि जो आर्टिकल 17 के तहत जो राइट है वो अगेंस्ट गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन ये अगेंस्ट प्राइवेट भी है, प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो आर्टिकल 17 के लिए हमें कुछ नहीं देखना। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को किसी भी फॉर्म में रोक लगाता है। अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। अनटचेबिलिटी के लिए जो होगा वो एक लॉ बनाया जाएगा जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, और ये है कि जो अनटचेबिलिटी है वो प्राइवेट के अगेंस्ट में भी अवेलेबल है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि आर्टिकल 18 में आ गए। आर्टिकल 18 अबोलिश द टाइटल्स एंड मेक्स फॉर प्रोविजन इन दैट रिगार्ड, यानी कि आर्टिकल 18 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी टाइटल अपने आप नहीं ले सकता या अपने कोई भी टाइटल नहीं रख सकता। टाइटल किस प्रकार के, जो हेरिडिटरी टाइटल थे, हेरिडिटरी टाइटल थे, हेरिडिटरी टाइटल जैसे महाराजा, राजाधिराज, इस प्रकार के जो टाइटल थे उनको तुरंत खत्म कर दिया गया। तो इसमें देखते हैं, इट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम conferring any title except a military or academic distinction on anybody where a citizen or a foreigner, यानी कि जो अब स्टेट है वो किसी को कोई भी टाइटल नहीं देगी, यानी कि किसी को महाराणा, महाराजा, राजाधिराज, शूरवीर, शुक्रवीर, उस तरीके से कोई भी टाइटल नहीं दिए जाएंगे। लेकिन कौन से टाइटल दिए जा सकते हैं, मिलिट्री टाइटल और अकेडमिक, यानी कि अकेडमिक जैसे कोई डॉक्टर है तो उसको बोल सकते हैं ना डॉक्टर संदीप शर्मा, डॉक्टर ये, डॉक्टर वो, डॉक्टर अशोक शर्मा। और कोई मिलिट्री टाइटल या परमवीर चक्र विजेता, परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह, या इस तरीके से नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन वैसे टाइटल नहीं होंगे। नेक्स्ट, इट प्रोहिबिट ए सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, यानी कि जो भारत के जो नागरिक हैं वो किसी विदेशी राज्य से या विदेश से या किसी फॉरेन कंट्री से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, ए फॉरेन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि अगर कोई फॉरेनर यानी कोई विदेशी व्यक्ति भारत में है, उसका कोई प्रॉफिट भारत से होता है और ट्रस्ट चलाता है या कोई भी, तो वो कोई भी विदेशी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बेशक वो फॉरेनर है, वो बोले कि मैं तो अमेरिका का हूं, मैं अमेरिका से टाइटल लेना नहीं, अगर आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंडिया में है तो आप कोई भी टाइटल नहीं ले सकते। अगर आपको टाइटल लेना है तो आपको कंसल्ट चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। नंबर लास्ट, नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज एक्सेप्ट टू एनी प्रेजेंट एमोलमेंट और ऑफिस फ्रॉम अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट,
यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर इसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट भारत सरकार के अंडर में है, तो वह अपने देश में या किसी भी अन्य देश में कोई भी प्रेजेंट एमोलमेंट और ऑफिस नहीं ले सकता जब तक कि उसको परमिशन ना मिले प्रेसिडेंट से। अगर वो प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना ऐसा करता है तो उसका जो भारत में जो उसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चल रहा है या ट्रस्ट चल रहा है उसको उसके नाम से खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास लगभग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और अपने इस परिवार को थोड़ा और बढ़ाइए और अपने सभी फ्रेंड्स को के पास शेयर कीजिए। चलिए आज की क्लास बंद करते हैं। थैंक यू सो मच।